हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल नील नोट्स पे स्वागत है। और इस लेक्चर में मैं आपके सामने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक एसाइलम लेके आया हूँ। ये उस लेक्चर सीरीज़ की लास्ट कड़ी है या लास्ट लेक्चर है, जो लेक्चर सीरीज़ मैंने एक केस स्टडी जूलियन असेंजे के एसाइलम और एक्स्ट्राडिशन से शुरू किया था। वो पहली थी। दूसरी अभी जस्ट मैंने अपलोड की है, एक्स्ट्राडिशन वो है। और तीसरी और लास्ट ये है। हो सकता है इसके बाद मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने ले आऊँ, अगर मेरे पास टाइम मुझको परमिट करता है और मेरे पास वो नोट्स जल्दी बन जाता है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम नीलमणि त्रिपाठी है। इस लेक्चर का PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं नील नोट्स पे, जिसके लिए ये आपको ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक ये दे रखा हुआ है मैंने। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल जिसका नाम नील नोट्स ही है उसका। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने एक्स्ट्राडिशन के साथ भी किया था, यहाँ भी कर रहा हूँ मैं, हम लोग ये समझेंगे कि एसाइलम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैटिन वर्ड होता है एसाइलम, एक लैटिन वर्ड है जिसमें ए का मतलब होता है नॉट और साइलम का मतलब होता है राइट टू सीजर। मतलब जब सीजर का राइट चला जाता है, मतलब किसी को पकड़ने का राइट, तो वही हो जाता है एसाइलम। तो एसाइलम जो होता है वो सैंक्चुअरी होता है, एक सेफ प्लेस होता है, या प्लेस ऑफ रिफ्यूज होता है। रिफ्यूज का मतलब होता है कि जहां आप प्लेस ऑफ सेफ्टी हो, जहां किसी को सेफ फील हो। तो जनरली एसाइलम किसी क्रिमिनल को दिया जाता है। एक स्टेट के, मान लीजिए ए में कोई क्राइम कमिट करके एक क्रिमिनल बी कंट्री से कहता है मुझको एसाइलम दीजिए, और बी कंट्री उसको अपने टेरिटरी में या कोई ऐसी जगह जहां बी कंट्री का कंट्रोल है वहां रख के, टेरिटरी से बाहर भी, उसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसाइलम बोलते हैं, वहां रखता है। तो इसको कहते हैं, उसकी इस एक्टिविटी को, बी कंट्री की एक्टिविटी को हम ये कहते हैं कि उसने उसको क्या किया, उसको एसाइलम दिया। तो और आगे समझते हैं इसको। अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम एंड फ्लेड फॉर अनदर स्टेट टू टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री, सच शेल्टर और प्रोटेक्शन एक्सटेंडेड बाय द फॉरेन स्टेट और अनदर स्टेट इज कॉल्ड एसाइलम। अब आप समझ ही गए होंगे। यहाँ भी दो डेफिनेशन मैंने दे रखी है। एक पहले स्टार की है कि एसाइलम के दो एलिमेंट होते हैं। क्या? शेल्टर होता है, जो कि मोर देन मेयर टेम्परेरी रिफ्यूज होता है, मतलब इसमें थोड़ा परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, करेक्टर होता है। और तीसरा होता है जो स्टेट एसाइलम देती है, उसकी तरफ से एक्टिव प्रोटेक्शन दिया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एट इट्स बैच सेशन सितंबर 1950 को कहा में डिफाइन किया था एसाइलम को। कैसे? एसाइलम इज द प्रोटेक्शन विच ए स्टेट ग्रांट्स ऑन इट्स टेरिटरी और इन अदर प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द सर्टेन ऑफ इट्स ऑर्गन टू अ पर्सन हु कम्स टू सीक। तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने लगभग सब बता ही दिया है। नाउ हम एक और बात कर लेते हैं एसाइलम से रिलेटेड, जो कि इसके बेसिक प्रिंसिपल को समझाने में आपको मदद करेगा, और उसके बाद हम लोग अपना मेन लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन दिसंबर 10, 1948, क्या कहता है? ये दो चीज़ कहता है। पहला तो राइट देता है, और फिर उस राइट पे कंडीशन लगाता है। राइट क्या देता है? एवरीवन हैज़ राइट टू सीक एंड टू एंजॉय इन अदर कंट्रीज एसाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब हुआ कि एवरी पर्सन को ये राइट है कि वो दूसरे कंट्री से, उसका अपना राइट है कि वो दूसरे कंट्री से एसाइलम सीक कर सकता है। अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा राइट दे दिया गया। यानी कि कोई एक हार्ड एंड क्रिमिनल है, उसने कोई मर्डर कमिट किया है, काफ़ी मर्डर किए, और कहा पाकिस्तान से जाके इंडिया में उसने कमिट किया, और पाकिस्तान से कहा मुझे एसाइलम दे दो, या किसी भी स्टेट से जाके कहा एसाइलम दे दो मेरा, चूँकि ये राइट है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में बोला गया है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इस पर एक कंडीशन लगा दिया गया है। कंडीशन क्या है? दिस राइट में नॉट बी इन्वोक इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन जेन्युइनली अराइजिंग फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल क्राइम्स और फ्रॉम एक्ट कॉन्ट्रेरी टू पर्पज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर, एक्स्ट्राडिशन वाले लेक्चर में ऑलरेडी बताया है कि
केवल पॉलिटिकल ऑफेंस में ही असाइलम देने का प्रोविज़न है। अगर नॉन पॉलिटिकल ऑफेंस है, उसमें मैंने पॉलिटिकल ऑफेंस की डिफिनीसन भी बताई थी, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल ऑफेंस में ही असाइलम देने की है, नॉन पॉलिटिकल ऑफेंस में असाइलम देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। आई होप कि आप लोग अब समझ चुके होंगे कि ये इतना बड़ा राइट नहीं है। अगर नॉन पॉलिटिकल कोई करता है जिसका पॉलिटिकल ऑफेंस से कोई मतलब नहीं है तो उसमें असाइलम नहीं दे सकते। पॉलिटिकल ऑफेंस समझने के लिए मेरा पिछला लेक्चर देखिए। नाउ हम आगे काइंड ऑफ असाइलम के, और जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और टेरिटोरियल असाइलम दो तरह के। तो पहला जो है वो टेरिटोरियल और इंटरनल असाइलम कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। समझना आसान है कि अगर कोई स्टेट है वो अपने टेरिटरी में ही किसी को असाइलम देती है तो उसको कहते हैं टेरिटोरियल असाइलम। देखिए, किसी स्टेट होने के लिए 4 एट्रीब्यूट जरूरी है, मैंने कई बार बताया। पहला कि उसके पास एक डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए, दूसरा पॉपुलेशन उस टेरिटरी में होना चाहिए, तीसरा गवर्नमेंट होनी चाहिए, और चौथा सॉवरेंटी ओवर दैट गवर्नमेंट होनी चाहिए। सॉवरेंटी ऑफ दैट गवर्नमेंट होनी चाहिए ओवर टेरिटरी और पॉपुलेशन। तो समझिए, इफ द असाइलम इज ग्रांटेड बाय द स्टेट और on its territory, it is called territorial asylum. Its basis is the territorial supremacy of state over all person in any territory, whether subjects or alien. तो इसका बेसिस क्या होता है? टेरिटोरियल असाइलम का बेसिस ये होता है कि किसी गवर्नमेंट की सॉवरेंटी होती है उस टेरिटरी में। जस्ट मैंने आपको बताया किसके ऊपर, चाहे वो उसका सिटीजन हो, उस गवर्नमेंट उस टेरिटरी का, या उस स्टेट का, या कोई एलियन हो। अगर वो एलियन भी उस टेरिटरी में है तो उसकी सॉवरेंटी, यही इसका बेसिस है। क्योंकि देखिए, इंटरनेशनल लॉ में किसी को भी स्टेट होने के लिए सॉवरेन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सॉवरेंटी को तो हमेशा अप्रूव करता है इंटरनेशनल लॉ, और सॉवरेंटी इसी से अप्रूव होगा कि उसके पॉपुलेशन अपनी टेरिटोरियल पॉपुलेशन के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल, और यही इसका बेसिस भी होता है, यहीं से ओरिजिन होता है आपका टेरिटोरियल असाइलम। नाउ आर्टिकल 1 ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ टेरिटोरियल असाइलम अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन इट्स रिजोल्यूशन दिसंबर 14, 1967 क्या कहता है? ये कहता है कि द राइट टू सीक एंड एंजॉय असाइलम मे नॉट बी इन्वोक्ड by any person with respect to whom there are serious reason for considering that he has committed a crime against peace and war and crime or crime against humanity। यानी कोई ऐसा भी पॉलिटिकल ऑफेंस, देखिए पहली बात तो आप असाइलम पॉलिटिकल ऑफेंस में ही दे सकते हैं, और पॉलिटिकल ऑफेंस में भी ऐसा कोई आ जाता है कि उसका क्राइम अगेंस्ट पीस है, वॉर क्राइम है, या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, तो उस केस में नहीं दिया जा सकता है। फिर आगे ये बोलता है, इट शैल रेस्ट विद द स्टेट ग्रांटिंग असाइलम टू इवेल्युएट द ग्राउंड फॉर द ग्रांट ऑफ असाइलम। मतलब जो ग्रांटिंग असाइलम स्टेट है वही ये इवेल्युएट करते हैं ये सब ग्राउंड को। अब आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है इसी का जो डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम है कि वेयर अ स्टेट फाइंड्स डिफिकल्टी इन ग्रांटिंग और कंटिन्यूइंग द ग्रांट असाइलम, स्टेट इंडिविजुअली और ज्वाइंटली और through the United Nations shall consider in spirit of international solidarity appropriate measure has to be lighten the burden on the state। अब कोई स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट है, वो कह रहा है कि भाई हम असाइलम नहीं दे सकते, तो जिस कंट्री से बचने के लिए प्रोसिक्यूशन से कोई व्यक्ति असाइलम मांगता है तो उस कंट्री से मिल के बैठ के वो बात कर लेते हैं और कहते हैं कि हम असाइलम इसको दें कि ना दें, या किसी को ऑलरेडी असाइलम दे रहे हैं उसको उन लोगों को सस्पेंड करना है, कंटिन्यूएशन में नहीं रखना है। तब जैसा जूलियन असांजे के केस में हुआ, इक्वाडोर और ब्रिटेन ने आपस में बैठ के बातें कर ली और कह ली चलो भाई इसका असाइलम ख़त्म किया जाए। आपने पढ़ा भी था उसमें, नहीं पढ़ा है तो जाके केस स्टडी में मेरे पढ़ लीजिए, इसके एक पहले के लेक्चर में। इसमें इस डिसीजन में कि असाइलम दें कि ना दें और कंटिन्यू अगर दे दिए हैं तो कंटिन्यू रखें कि ना रखें, इसमें वो यूनाइटेड नेशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, यही कहता है। अब देखिए, टेरिटोरियल असाइलम की जो है वो इंडिया में इसके एग्जाम्पल हैं। इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो एग्जाम्पल है आपका दलाई लामा का।
उनका जो तिब्बती और उनके जो तिब्बतियन फॉलोवर हैं वो टेरिटरी में जो आ गए हैं उनको टेरिटोरियल असाइलम दे दिया गया है इंडिया में। बहुत मास लेवल पे दिया गया जब चाइना वॉर हुआ था, और इसीलिए चाइना ने वॉर भी किया था। खैर उनका एक्सक्यूज यही था चाइना का। फर्दर इंडिया ग्रांटेड टेरिटोरियल असाइलम मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज टू ईस्ट इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान नाउ इज, ये न्यू नहीं है, नाउ है, नाउ बांग्लादेश ड्यूरिंग द मिलिट्री रिजाइम ऑफ जनरल यहाँ खान जो थे वहाँ काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में, इसलिए वहाँ से काफ़ी लोग भाग के इधर आ गए थे और उनको हम लोगों ने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने टेरिटोरियल असाइलम दिया था। अब आ गया दूसरे तरह का असाइलम और वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या डिप्लोमेटिक असाइलम। ये क्या होता है डिप्लोमेटिक असाइलम, इसको क्यों कहा जाता है इसको अभी हम समझेंगे। अभी समझिए, इफ़ ए स्टेट ग्रांट असाइलम आउटसाइड इस टेरिटरी, मतलब उसकी टेरिटरी जो डेफिनेट टेरिटरी है स्टेट की वहाँ से बाहर कहीं देता है। कैसे देता है हम आगे देखेंगे। दैट इज इन इट्स एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री, एम्बेसी का नाम आ गया ना, एम्बेसी को आप जानते हैं डिप्लोमेटिक मिशन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक असाइलम। और लिगेशन अब्रॉड और इन ए पब्लिक वेसल, पब्लिक वेसल मतलब जैसे उनका शिप चल रहा है, आर्मी शिप चल रही है, उसमें दे दिए। इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और डिप्लोमेटिक असाइलम। लिगेशन क्या होता है, लिगेशन छोटा है, ये एम्बेसी से थोड़ा छोटा डिप्लोमेटिक मिशन माना जाता है। लिगेशन काउंसलेट से रिलेटेड जो बिल्डिंगें होती हैं जहाँ काउंसलर रहते भी हैं उनको भी लिगेशन कहते हैं। तो वो लिगेशन हो गया, एम्बेसी हो गया, और आगे हम काउंसलर भी देखेंगे। तो असाइलम इन फॉरेन लिगेशन क्या होता है इसके, अब देखिए इनमें कुछ, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को पढ़ाया था क्वालिफिकेशन, इन सबको हम अलग अलग तरह से पढ़ लेते हैं जिससे हमसे क्लियर हो जाए कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या डिप्लोमेटिक असाइलम के जो विभिन्न तरीके होते हैं उनमें क्या क्या कंडीशन है। तो इंटरनेशनल लॉ फॉरेन लिगेशन के असाइलम के बारे में क्या बोलता है, वो बोलता है कि डज नॉट रिकॉग्नाइज ग्रांट ऑफ असाइलम इन द प्रीमाइसेस ऑफ लिगेशन अनलेस देयर इज ए लीगल बेसिस। अगर लीगल बेसिस है तभी वो लेता है, वरना वो रिकॉग्नाइज करता ही नहीं। अब लीगल बेसिस केस टू केस देखा जाता है, यहाँ कोई जनरल रूल नहीं होता, इसलिए ये इसको देना बहुत ही कठिन होता है। The reason in is such decision is to grant to diplomatic asylum involves the derogation from sovereignty of the state, and its derogation from territorial sovereignty cannot be recognized unless its legal basis established each particular case। देखिए, किसी के टेरिटरी में रहते हुए भी जिस एम्बेसी को उसने बिल्डिंग दी, जिस स्टेट ने उसको वहाँ के काउंसलर को रहने के लिए दिया, अलग अलग घर दिया, और वहाँ आप किसी को असाइलम उसी के कंट्री के प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए अगर दे दें तो एक तरह से उसकी सॉवरेंटी ब्रीच हो रही है। इसलिए इसमें केस टू केस देखा जाता है कि क्या केस है। अगर माना जाता है कि नहीं यहाँ जेन्युइन केस है, इसको किसी एक गुड फेथ के लीगल प्रोसेस को डिफीट करने के लिए नहीं दिया गया है बल्कि जेन्युइनली दिया गया है, इसका कोई हिस्टोरिकल और लीगल बेसिस है, तब उसको मान्य माना जाता है। अदरवाइज ऐसे को कोई भी इसका रिकॉग्निशन नहीं होता। अब असाइलम इन काउंसलर प्रीमाइसेस भी सेम ही है कि इन रिलेटिंग टू लिगेशन प्रीमाइसेस इज आल्सो एप्लीकेबल टू ग्रांट असाइलम इन काउंसलर प्रीमाइसेस। काउंसलर और एम्बेसी में क्या डिफरेंस होता है। काउंसलर देखिए, काउंसलर कई खुल सकते हैं, एम्बेसी अक्सर कैपिटल में ही खुलता है। जैसे आपने सुना होगा कि कलकत्ता में उसने अपना डिप्लोमेटिक मिशन खोल दिया, तो वो काउंसलर बिल्डिंग कही जाएगी किसी कंट्री ने, या मुंबई में खोल दिया। जब वो देखते हैं कि वहाँ से वीज़ा ज़्यादा अप्लाई हो रहा है और वीज़ा लेने के लिए स्पेशली दिल्ली आना पड़ रहा है, इससे अच्छा वो वहाँ अपनी काउंसलर बिल्डिंग खोल देते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को फ़ायदा हो। अब हम देखते हैं असाइलम इन द प्रीमाइसेस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें टेम्परेरी ही दिया जा सकता है, परमानेंट नहीं दिया जा सकता अगर डेंजर जो है वो इमिनेंट वायलेंस का है तभी। अब असाइलम इन वॉरशिप आपने पढ़ा ही है, मैंने पब्लिक वेसल जो बोला है। सम ऑफ द आर्ग्यूड दैट इट कैन बी ग्रांटेड बट
इन द टेरिटोरियल वाटर, मतलब कि हाई सी में नहीं दिया जा सकता, टेरिटोरियल जो कि उस स्टेट का ही है वहां दिया जा सकता है। और अदर व्यू कहते हैं कि फ्यूजिटिव शुड बी इमीडिएटली हैंडेड ओवर द लोकल पुलिस, इट मे बी ग्रांटेड टू पॉलिटिकल। हाँ, और इसके साथ ही क्या कहा जाता है, दूसरा ये कहते हैं कि तुरंत दे देना चाहिए भले ही वो टेरिटोरियल में रहे, और इसको हमेशा पॉलिटिकल ऑफेंडर को ही देना चाहिए। क्योंकि देखिए ये वाइड ओपन कर देता है, कोई भी आए किसी स्टेट का मंगा ले और जाके सी पे खड़ा हो जाए और वहाँ से चला जाए उस शिप पे और कह दे कि मुझे असाइलम मिल गया, तो इससे बहुत ही आसानी से डिफीट किया जा सकता है जस्टिस को। इसलिए इसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट है। हालांकि टेरिटोरियल वाटर में दे सकते हैं असाइलम वॉरशिप पे, टेरिटोरियल जब आप लॉ ऑफ सी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे अच्छे से, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता दूं टेरिटोरियल ऑफ वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब उस स्टेट का ही वो मानी जाती है बाउंड्री वाटर में, और ये कह रहा है कि जो स्टेट असाइलम देता है उसी के टेरिटोरियल वाटर में वो वॉरशिप पे भी असाइलम दे सकता है। अब हम देख रहे हैं मर्चेंट वेसल में क्या होता है। सिंस द मर्चेंट वेसल आर द सब्जेक्ट टू लोकल ज्यूरिडिक्शन, ये लोकल ज्यूरिडिक्शन के उस सब्जेक्ट में होते हैं। देखिए आर्मी वॉरशिप नहीं होता है लोकल में, वॉरशिप हमेशा माना जाता है कि जिस स्टेट का होता है उसी स्टेट का हमेशा। लेकिन मर्चेंट वेसल जहाँ जहाँ जिस कंट्री में ट्रेवल करते हैं वहाँ से लोकल ज्यूरिडिक्शन के वो सब्जेक्ट होते जाते हैं। मान लीजिए कि कोई यूएसए का मर्चेंट वेसल, मर्चेंट यानी कि जिससे व्यापार होता है, जिन वेसल से, जिन शिप से, मान लीजिए यूएसए का कोई शिप यहाँ आया इंडिया, अब उस पर इंडिया का कानून लागू होगा जब वहाँ के टेरिटोरियल वाटर या यहाँ के आसपास गुजरेगा। तो इसलिए दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू ग्रांट असाइलम टू लोकल ऑफेंडर, चूंकि इनका कोई भी अपने में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये जहाँ के जाते हैं मर्चेंट वेसल उसी देश के हो जाते हैं। नाउ यहाँ हम लोगों का लेक्चर ख़त्म हुआ। ये लेक्चर छोटा था, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम लोगों ने पूरी तरह से एक्स्ट्राडिशन और असाइलम के सारे केस स्टडी देखते हुए सब खत्म कर लिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊँ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।